चलिए अब इसका जर्नल एंट्री का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट अपन स्टार्ट कर रहे हैं, सम स्पेशल एंट्रीज। सम स्पेशल एंट्रीज। सबसे पहली जो एंट्री है वो है आपके बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। देखो बैड डेब्ट्स का मतलब क्या बताया था, व्हाट इज मीन बाय बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स का मतलब होता है कि जैसे कोई कस्टमर है, हमने उस कस्टमर को क्या करा, क्रेडिट सेल करी थी। कस्टमर ने हमें प्रॉमिस किया था एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद हमें वो पेमेंट कर देगा, लेकिन कस्टमर ने जो भी वो सर्टेन टाइम पीरियड दिया था 10-15 डेज का, 1 मंथ और 2 मंथ्स का, उस डे पे अपन कस्टमर के पास गए तो पता चला कस्टमर हमारा इंसॉल्वेंट हो चुका है और अब उससे कोई भी अमाउंट अब रिकवर नहीं होगा। तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, बैड डेब्ट्स कहलाते हैं। वो हमारे क्या कहलाते हैं, बैड डेब्ट्स। और बैड डेब्ट्स की क्या एंट्री पास होती है, बैड डेब्ट्स की एंट्री होती है बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, ठीक है। तो आपने क्रेडिट सेल करी, जिसको क्रेडिट सेल करी थी वो इंसॉल्वेंट हो गया था, यानी वो पैसा आपका बैड डेब्ट्स हो गया था और आपने ये एंट्री पास कर दी थी बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, यानी उस डेटर को आपने अपनी बुक से राइट ऑफ कर दिया था, हटा दिया था, क्योंकि वो अमाउंट आपका क्या हो चुका था, बैड डेब्ट्स हो चुका था। अब क्या हुआ, वो जो सामने वाला आपका कस्टमर है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन थोड़ी इंप्रूव हुई, उसने नए तरीके से अपना बिजनेस स्टार्ट किया। अब वो आपके साथ भी बिजनेस करना चाहता है, लेकिन अब आप तो उसके साथ बिजनेस करोगे नहीं, क्योंकि आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस था उसके साथ बिजनेस करने का वो अच्छा नहीं था, आपका पैसा डूब गया था, बैड डेब्ट्स हो गए थे। तो अपनी इमेज को सुधारने के लिए वो क्या कहेगा कि बोले मैंने कुछ समय पहले आपसे ये क्रेडिट में गुड्स परचेज किए थे, जिसका पेमेंट मैं नहीं कर पाया था क्योंकि मैं इंसॉल्वेंट हो गया था, लेकिन अब मेरे पास पैसे आ गए, मेरे पास पैसों का अरेंजमेंट हो गया है, तो ये अमाउंट पकड़ो, ये जो बैड डेब्ट्स हो गए थे इसका अमाउंट वो आपको पे कर देगा। यानी आपने तो डेटर को बैड डेब्ट्स मान के एंट्री कर दी, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली वो पैसा अब आपको रिकवर हो गया वापस। आपने तो बैड डेब्ट्स मान लिए थे और आपने ये जर्नल एंट्री भी पास कर दी थी बैड डेब्ट्स टू डेटर, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली वो पैसा अब आपको क्या हुआ, वापस रिकवर हो गया। तो ये आपका क्या कहलाएगा, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। क्या कहलाएगा ये आपका, बैड डेब्ट्स रिकवर। तो ऐसा डेटर जिसको आपने बैड डेब्ट्स मान लिया था, आपने उसकी एंट्री पास कर दी थी बुक्स में बैड डेब्ट्स टू डेटर, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली ये पैसा अब आपको क्या हुआ, रिकवर हो गया, तो वो आपका क्या कहलाते हैं, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड कहलाता है। क्या कहलाएगा वो आपका, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। तो इस तरीके से कस्टमर से अगर कोई बैड डेब्ट्स का अमाउंट अगर आपको रिकवर हो जाता है तो हम उसकी क्या एंट्री पास करते हैं, 2 अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक तो कैश अकाउंट और एक आपका बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। तो कैश आपका असेट है, तो असेट है तो ये क्या हो गया, रियल अकाउंट नेचर। ये जो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड है ये आपकी इनकम हो गई, आपको आपका ये जो लॉस है ये आपको वापस रिकवर हो गया, तो मतलब ये जो बैड डेब्ट्स रिकवर है आपकी इनकम है। इनकम है तो कौन सा नेचर, नॉमिनल अकाउंट नेचर। कौन सा नेचर, नॉमिनल अकाउंट। तो कैश आपका असेट है, रियल अकाउंट नेचर रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिजनेस में कैश आ रहा है तो रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट तो हो गया डेबिट। ये जो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड है ये आपकी इनकम है, तो इट इज अ नॉमिनल अकाउंट इन नेचर, रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो ये हो जाएगा आपका क्या, क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। तो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड करने की एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। लेकिन इसमें क्या होता है, जब क्वेश्चन ये एग्जाम में आता है तो एक गलती कर देते हैं। क्या गलती कर देते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कैश रिसीव फ्रॉम एक्स रुपीज 10,000 विच विल बी रिटर्न ऑफ बैड डेब्ट्स प्रीवियस ईयर। क्या बोला मैंने, दोबारा सुनना ध्यान से। क्वेश्चन लिखा आएगा कैश रिसीव फ्रॉम एक्स
₹10,000 which will be written off as a bad debts in previous year. ये पूरा सेंटेंस लिखा आएगा कि एक्स से 10,000 रिसीव करे जिसको हमने प्रीवियस ईयर में क्या मान लिया था, बैड डेब्ट्स मान लिया था, वो अमाउंट अपन को एक्स से अब रिकवर हो गया। तो क्या होता है, अपन वो जल्दीबाजी में केवल यही पढ़ते हैं रिसीव कैश रिसीव फ्रॉम एक्स, तो क्या करते हैं वो बैड डेब्ट्स की जगह यहाँ पे बोले एक्स अकाउंट इफेक्ट होगा और एंट्री करके आ जाते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स, गलत हो जाएगी एंट्री। जब बैड डेब्ट्स रिकवर्ड होता है तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। दोबारा सुनना भी जो मैंने एग्जांपल बताया, कैश रिसीव फ्रॉम एक्स ₹5,000 which will be written off as a bad debts in previous year, कि एक्स से हमें 5,000 रुपीज रिसीव हुए जिसको हमने प्रीवियस ईयर में क्या मान लिया था, बैड डेब्ट्स मान लिया था। तो जो बैड डेब्ट्स आपने मान लिया था वो अब आपको रिकवर हो गया, तो ये आपका क्या कहलाएगा, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। तो एंट्री क्या पास होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, ना कि कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर। ठीक है, क्या एंट्री पास होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। यस, एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन, सॉरी इन दिस ट्रांजेक्शन? समझ में आ गया, कोई डाउट किसी को? Next is outstanding expenses. What is mean by outstanding expenses? सुनिएगा ध्यान से। What is mean by outstanding expenses? Those expenses which is related to current year. Those expenses which is related to current year but not paid in current year. ऐसा खर्चा, ऐसा एक्सपेंस जो मेरे करंट ईयर से रिलेटेड है लेकिन मैंने उसको करंट ईयर में पे नहीं किया, मेरा रेंट है, माई रेंट इज ₹2,000 पर मंथ, यानी 12 मंथ्स का रेंट कितना होता है, 1 ईयर का रेंट कितना होगा, 12,000 इंटू 2 के हिसाब से 24,000। लेकिन मैंने अभी केवल 11 मंथ्स का रेंट पे करा है। 31 मार्च आ गई, मैंने कितना रेंट पे करा, मैंने तो केवल 11 मंथ्स का रेंट पे करा है, 22,000 रुपीज का रेंट ही पे करा है, यानी मैंने 1 मंथ का रेंट पे नहीं करा और 31 मार्च आ गई, तो 31 मार्च को ही जो मैंने 1 मंथ का रेंट पे नहीं करा है ये मेरा क्या कहलाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एक्सपेंस का नाम क्या है, रेंट, तो इसको मैं बोलूंगा दिस इज माय आउटस्टैंडिंग रेंट। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, दोज एक्सपेंसेस विच इज रिलेटेड टू करंट ईयर, बट नॉट पेड ड्यूरिंग द ईयर। ऐसे खर्चे जो हमारे करंट ईयर से रिलेटेड है लेकिन हमने उसको करंट ईयर में पे नहीं किया, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहलाएंगे। अब याद करिए, अपन ने एक कंसेप्ट पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो, वो था हमारा एक्रूअल कंसेप्ट। क्या कह रहा था हमारा एक्रूअल कंसेप्ट, हमसे क्या कह रहा था, सबसे पहली बात 4 बातें बताई थी, एनी एक्सपेंस विच इज रिलेटेड टू करंट ईयर वेदर पेड और नॉट, चाहे आपने उसको पे कराओ या ना पे कराओ, हमें उससे अपनी बुक्स में क्या करना चाहिए, रिकॉर्ड करना चाहिए, याद है। दूसरी बात क्या बोली थी, एनी इनकम विच इज रिलेटेड टू करंट ईयर वेदर रिसीव और नॉट शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, पढ़ा था। और क्या बोला था, थर्ड और फोर्थ बात क्या बोला था, एनी इनकम और एक्सपेंस which is related to previous year or next year is not recorded in the books of accounts। याद है ये एक्रूअल कंसेप्ट में मैंने बताया था 4 बातें कहता है, एनी एक्सपेंस which is related to current year whether paid or not should be recorded in the books of accounts।
and any income which is related to current year, whether received or not, should be recorded in the books of accounts. और क्या बोला? Any expense or income which is related to previous year or next year is not recorded in the books of accounts. तो मैंने अभी क्या बताया, मतलब what is mean by outstanding expense? Any expense which is related to current year but not paid in the current year, लेकिन current year में पे नहीं हुआ, तो वो मेरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहलाता है. तो एक्रूअल कंसेप्ट क्या कहता है? एक्रूअल कंसेप्ट कहता है ऐसा कोई भी एक्सपेंस, एनी एक्सपेंस विच इज रिलेटेड टू करंट ईयर, वेदर पेड और नॉट, चाहे पे कराओ या ना पे कराओ, आपको उसे अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना है. तो एज पर द एक्रूअल कंसेप्ट ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, ये एंड ऑफ द ईयर में, इसको एंड ऑफ द ईयर में आपको अपनी बुक्स में क्या करना है? रिकॉर्ड करना है. क्योंकि एक्रूअल कंसेप्ट मुझसे ये कहता है एनी एक्सपेंस विच इज रिलेटेड टू करंट ईयर, वेदर पेड और नॉट पेड, शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. तो ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है एज पर द एक्रूअल कंसेप्ट, जितने भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं एंड ऑफ द ईयर में, वो सारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हम एंड ऑफ द ईयर में अपनी बुक्स में क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं, टू सेटिस्फाई द एक्रूअल कंसेप्ट, एक्रूअल कंसेप्ट को सेटिस्फाई कराने के लिए. तो क्या एंट्री पास होगी? एक तो आपका एक्सपेंस अकाउंट इफेक्ट होगा, तो ये आपका नॉमिनल अकाउंट नेचर है. रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम. तो ये आपका एक्सपेंस है तो ये डेबिट होगा. ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं ये आपकी लायबिलिटी है. आपने अभी तो पे नहीं करा लेकिन फ्यूचर तो पे करना है ना. ये रेंट, मैंने 1 मंथ का रेंट अभी 31 मार्च तक तो पे नहीं करा था, लेकिन फ्यूचर में पे तो करना है ना. तो कोई भी अमाउंट जो फ्यूचर में पे करना होता है वो हमारी लायबिलिटी होती है. तो दिस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज अ लायबिलिटी फॉर बिजनेस. ये हमारे बिजनेस की लायबिलिटी है. और बिजनेस में जब कोई लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसको अपन क्या करते हैं? क्रेडिट. तो दैट्स व्हाई ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट क्या हुआ? क्रेडिट हुआ. तो एंड ऑफ द ईयर में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने की एंट्री क्या होगी? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट. और ये जो एंट्री अपन ने पास करी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने की, ये किस कंसेप्ट को सेटिस्फाई कराने के लिए रिकॉर्ड करते हैं? एक्रूअल कंसेप्ट को सेटिस्फाई कराने के लिए ये एंट्री को, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को एंड ऑफ द ईयर में बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है. बताइए समझ में आया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होते हैं? एनी डाउट इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस? Next, next is prepaid expenses. What is prepaid expenses? Those expenses which is related to next accounting year. Those expenses which is related to next accounting year but paid in current year is a prepaid expense. Those expenses which is related to next accounting year but paid in current year, ऐसे खर्चे जो मेरे नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड थे लेकिन मैंने उसको करंट ईयर में पे कर दिया, तो वो मेरे क्या कहलाते हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस कहलाते हैं. वो मेरे क्या कहलाते हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस कहलाते हैं. मेरे यहाँ पे एक एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को सैलरी देता हूं कितनी? 5,000 रुपीज पर मंथ. 5,000 रुपीज पर मंथ सैलरी देता हूं. तो मैंने उसको 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक की सैलरी तो दे दी. फिर 31 मार्च को मेरे एम्प्लॉय ने मेरे को बोला कि मेरे को सर अप्रैल और मई की सैलरी भी अभी दे दो एडवांस में, अगले 2 महीने मत देना, मेरे को अभी पैसा चाहिए, मेरे को आप अभी पेमेंट कर दो. कब बोला? 31 मार्च को बोला. अब ठीक है, मांग रहा था तो मैंने उसको क्या करा? 31 मार्च को अप्रैल और मई की सैलरी भी पे कर दी. यानी मैंने इस करंट ईयर में कितनी सैलरी पे कर दी? 5,000 इंटू 12 60,000. ये तो मेरे करंट ईयर की सैलरी है, ये तो मैंने पे करी.
और मैंने 31 मार्च को अपने एम्प्लॉय को अगले मंथ की, अगले ईयर की अप्रैल और मई 5000 to 10 मतलब 10,000 मैंने नेक्स्ट ईयर की सैलरी भी पे कर दी, मैंने नेक्स्ट ईयर की सैलरी भी पे कर दी, यानी टोटल मैंने 70,000 की सैलरी अपने एम्प्लॉय को पे कर दी मेरे करंट ईयर में। लेकिन करंट ईयर में ये जो 70,000 की सैलरी पे करी है, इसमें से 60,000 तो मेरे करंट ईयर से रिलेटेड है और 10,000 मेरे नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। तो ये जो 10,000 मेरे नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, ये मेरा कहलाएगा प्रीपेड एक्सपेंस, और एक्सपेंस का नाम यहाँ पे क्या है, सैलरी। तो मैं बोलूंगा इट इज माय प्रीपेड सैलरी। ये जो 10,000 है इट इज माय प्रीपेड सैलरी। तो जब मैंने ये 70,000 की सैलरी पे करी होगी तो एंट्री क्या करी होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना 70,000। अब क्योंकि पे कर दी तो रिकॉर्ड तो करनी पड़ेगी, तो मैंने ये एंट्री पास करी सैलरी को पे करने की अपने करंट ईयर की। लेकिन ऐसा करने से कोई नाराज हो गया। कौन नाराज हो गया, एक्रूअल कंसेप्ट नाराज हो गया। क्यों नाराज हो गया, क्योंकि एक्रूअल कंसेप्ट हमसे ये कहता है एनी एक्सपेंस which is related to previous year or next year is not recorded in the books of accounts, उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करना। एक्रूअल कंसेप्ट क्या कहता है, एनी एक्सपेंस which is related to previous year or next year is not recorded in the books of accounts। नाराज हो गया एक्रूअल कंसेप्ट। अब इसको मनाना पड़ेगा। कैसे मनाएंगे इसको मनाने के लिए अब अपन एक और एंट्री पास करेंगे। ये एंट्री तो करी, अब इस एक्रूअल कंसेप्ट को अपन ने नाराज कर दिया, तो इसको मनाने के लिए अपन अब एक और एंट्री पास करेंगे। क्या होगी वो एंट्री, ये जो सैलरी आपने, जो 10,000 की सैलरी आपने एडवांस में पे करी है, जो कि आपकी प्रीपेड सैलरी है, तो इस प्रीपेड सैलरी के लिए हम एंड ऑफ द ईयर में एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। एंड ऑफ द ईयर में एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे टू सेटिस्फाई द एक्रूअल कंसेप्ट। क्या होगी वो एंट्री, एक तो आपका प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट इफेक्ट होगा। एक्सपेंसेस जो हम एडवांस में पे कर देते हैं हमारे असेट होते हैं, तो ये जो प्रीपेड एक्सपेंस है ये आपका असेट है। प्रीपेड एक्सपेंस इज योर असेट, और बिजनेस में जब कोई असेट इंक्रीज होता है तो उसको करते हैं डेबिट, तो प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट हो जाएगा डेबिट। और ये जो खर्चा आपने 12 मंथ से ज्यादा पे कर दिया उसको आपको कम करना है, तो एक्सपेंस को कम करने के लिए उसको करते हैं क्रेडिट। यानी इस केस में आप एंट्री क्या पास करोगे, प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट। प्रीपेड सैलरी हमारी असेट हो गई, तो इसलिए उसको अपन ने डेबिट किया कितना, 10,000 टू सैलरी अकाउंट कितना, 10,000। तो यहाँ पे सैलरी अकाउंट को 70,000 डेबिट किया और यहाँ पे सैलरी अकाउंट को 10,000 क्रेडिट कर दिया, तो नेट अब आपके सैलरी अकाउंट में क्या रह गया, आपके सैलरी अकाउंट में नेट बैलेंस कितना रह गया, 60,000 डेबिट बैलेंस रह गया, 60,000 डेबिट बैलेंस रह गया। और ये 60,000 आपके 12 मंथ्स की सैलरी थी। तो इससे ये एंट्री पास करने से आपका ये एक्रूअल कंसेप्ट क्या हुआ, सेटिस्फाई हो गया। तो प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब समझ में आ गया, दोज एक्सपेंसेस विच इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर बट पेड इन करंट ईयर इज अ प्रीपेड एक्सपेंस। और प्रीपेड एक्सपेंस की अपन एंड ऑफ द ईयर में 31 मार्च को एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं, जिसका और वो एंट्री क्या होती है, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस। जो भी एक्सपेंस आपने एडवांस में पे करा है उसकी ये एडजस्टमेंट एंट्री हम एंड ऑफ द ईयर में पास करेंगे। बताइए समझ में आई क्या बात? Okay. Now next term is depreciation. What is mean by depreciation? What is mean by depreciation? Fall in the value of fixed asset. Fall in the value of fixed asset is known as depreciation. आपके फिक्स एसेट की वैल्यू में जो भी डाउनफॉल होता है उसको क्या बोला जाता है, डेप्रिसिएशन बोला जाता है। फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट इज नोन एज डेप्रिसिएशन।
वो हमारा क्या कहलाएगा, डेप्रिसिएशन कहलाएगा, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। अब हमारा एक कंसेप्ट था, अगर आपको याद हो तो, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। तो ये कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट हमसे क्या कहता है कि फ्यूचर में अगर कोई एक्सपेंस होने वाला है, लॉस होने वाला है, पहले से प्रोविजन बना लो। फ्यूचर में कोई इनकम होने वाली है तो जब इनकम रिसीव हो जाए तब रिकॉर्ड करना है। और क्या बोला था कि करंट एसेट्स का वैल्यूएशन कैसे करना है, कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। और चौथी और आखिरी चीज क्या बोला था कि जितने भी हमारे फिक्स एसेट्स हैं, जितने भी हमारे फिक्स एसेट्स हैं, उन सारे फिक्स एसेट्स पर एंड ऑफ द ईयर में, उन सारे फिक्स एसेट्स को एंड ऑफ द ईयर में डेप्रिसिएशन लेस कर कर बुक्स में क्या करना है, शो करना है। तो एज पर द कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, जितने भी हमारे फिक्स एसेट्स होते हैं, उन सारे फिक्स एसेट्स पर हम एंड ऑफ द ईयर में यानी 31 मार्च को हम अपने सारे फिक्स एसेट्स के ऊपर क्या चार्ज करते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंड ऑफ द ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री क्या होगी, दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक डेप्रिसिएशन अकाउंट और एक एसेट अकाउंट। दिस डेप्रिसिएशन इज आवर एक्सपेंस लॉस, सो इट इज नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। एसेट नॉमिनल अकाउंट, तो रूल क्या होता है नॉमिनल अकाउंट का, डेबिट ऑल एक्सपेंस क्रेडिट ऑल इनकम। तो ये हमारा एक्सपेंस है तो डेबिट ऑल एक्सपेंस, और इससे क्या हो रहा है, डेप्रिसिएशन लगाने से आपके एसेट की वैल्यू कम हो रही है। तो बिजनेस में जब एसेट की वैल्यू कम होती है तो हम एसेट अकाउंट को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, एसेट अकाउंट को क्या करते हैं, क्रेडिट। तो एट द एंड ऑफ द ईयर जितने भी हमारे फिक्स एसेट्स होंगे, उन सारे फिक्स एसेट्स के ऊपर हम एंड ऑफ द ईयर में डेप्रिसिएशन लगाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। और डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट। और ये एंट्री कब पास होंगी, ये तीनों ही एंट्री, ये एंट्री अपन कब पास करेंगे, तीनों एंट्री 31 मार्च को। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैंने आपको एक बात बताई थी, अपन एक कंसेप्ट पढ़ा था, दैट इज सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। According to separate entity concept, business और आपका बिजनेसमैन ये आपका बिजनेसमैन, ठीक है ना, और ये आपका बिजनेस। तो अकॉर्डिंग टू सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, ये बिजनेस और बिजनेसमैन ये दोनों क्या है, अलग अलग पर्सन है, अलग अलग एंटिटी हैं, ठीक है ना, दोनों सेपरेट पर्सन हैं। अब एक चीज बहुत ध्यान से समझना जरा, ये आगे 12 पे भी काम आएगी, क्या कि अगर एक बिजनेस को अगर अपने बिजनेसमैन से कुछ भी देना है या इससे कुछ भी लेना है, तो बिजनेस डायरेक्ट बिजनेसमैन के हाथ में कुछ नहीं देता। बिजनेस और बिजनेसमैन को आपस में अगर कोई ट्रांजैक्शन करनी है तो उसके लिए यहाँ पे अकाउंट ओपन होता है, कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट ओपन होता है आपका, कैपिटल अकाउंट ओपन होता है। यानी अगर बिजनेस को अगर अपने बिजनेसमैन को कुछ भी अमाउंट अगर पे करना है तो वो बिजनेस क्या करेगा, वो अमाउंट इसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। और अगर बिजनेस को अपने बिजनेसमैन से कुछ भी लेना है तो वो अमाउंट वो क्या करेगा, इसके कैपिटल अकाउंट से क्या करेगा, विड्रॉ कर लेगा। सही वही बैंक वाला कंसेप्ट याद करो, मैंने बताया था कि मेरा अकाउंट एचडीएफसी बैंक में है, तो अगर मेरे बैंक को मेरे ओवरड्राफ्ट पे अगर इंटरेस्ट लेना है तो मेरे को बुला के मांगेगा नहीं, मेरे करंट अकाउंट से डायरेक्टली निकाल लेगा। और मेरे एचडीएफसी बैंक को अगर मेरे को एफडी पे इंटरेस्ट देना है, मेरा बैंक मेरे को एफडी पे इंटरेस्ट देना चाहता है, मेरे को बुला के नहीं देगा, जो भी इंटरेस्ट बनेगा मेरे करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। सेम चीज यहाँ पे है कि बिजनेस को अगर अपने बिजनेसमैन को कोई भी अमाउंट देना है, डेट अमाउंट इज ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट, और अगर कुछ लेना है तो डेट अमाउंट इज विड्रॉन फ्रॉम कैपिटल अकाउंट। अब जैसे बात हो रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, तो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है,
बिजनेसमैन अपने बिजनेस को बोलेगा कि बोले मैंने तुम्हें ये 5 लाख रुपीस की कैपिटल दी है जब जाके ये बिजनेस स्टार्ट हुआ है, बोले मैं तो इस 5 लाख रुपीस की एफडी करा देता तो मेरे को वहां पे 6% की रेट से या 7% की रेट से इंटरेस्ट मिलता। अब क्योंकि ये पैसा मैंने यहां इन्वेस्ट कर दिया तो मेरे तो इंटरेस्ट का नुकसान हो गया। तो बिजनेस क्या बोलेगा, बिजनेसमैन को बोले कोई बात नहीं, ये जो तुमने ये जो मेरे को कैपिटल दी है मैं इस पे तुम्हें क्या करता हूं, इंटरेस्ट पे करूंगा। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, दिस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेड बाय, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन दे रहा है, ये बिजनेस दे रहा है बिजनेसमैन को। बिजनेस दे रहा है किसको, बिजनेसमैन को। और आप अकाउंटिंग किसके लिए कर रहे हो, अकाउंटिंग हम किसके लिए करते हैं, अकाउंटिंग इज डन फॉर दिस बिजनेस नॉट फॉर बिजनेसमैन। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन बाय बिजनेस टू बिजनेसमैन। तो बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, एक्सपेंस है, और एक्सपेंसेस को एक्सपेंस है तो मतलब ये नॉमिनल अकाउंट नेचर, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस, तो इसलिए तो हो जाएगा डेबिट। और अभी मैंने आपको बताया कि अगर बिजनेस को अपने बिजनेसमैन को कोई भी अमाउंट पे करना है तो डेट अमाउंट इज ट्रांसफर टू हिज कैपिटल अकाउंट। इससे क्या होगा, बिजनेसमैन की कैपिटल इंक्रीज होगी। कैपिटल लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको अपन क्या करते हैं, क्रेडिट। तो इसलिए आपका कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्या, क्रेडिट। तो अगर बिजनेस अपने बिजनेसमैन को उसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट देना चाहता है तो उसकी एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्या एंट्री पास करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। समझ में आई बात। सेम चीज यहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए, सेम चीज यहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की है। अब ये बिजनेस कहेगा अपने बिजनेसमैन से, बोले हर महीने, हर 10 डेज में, 15 डेज में, हर मंथ यहां से कोई ना कोई अमाउंट विड्रॉ कर लेते हो। बोले यही अमाउंट अगर किसी बैंक से विड्रॉ करते तो बैंक तुमसे क्या लेता है, इंटरेस्ट लेता। तो बोले अब ये जो तुम ड्राइंग कर रहे हो ना, इस पे मैं तुमसे इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। सो दिस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टेकन बाय बिजनेसमैन फ्रॉम बिजनेस। ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ये बिजनेस लेता है किससे, बिजनेसमैन से। तो ये मैंने आपको बताया अगर बिजनेस को अपने बिजनेसमैन से कुछ भी लेना है तो कैसे लेगा, उसकी कैपिटल में से निकाल लेगा। इससे क्या होगा, बिजनेसमैन की कैपिटल कम हो जाएगी। कैपिटल लायबिलिटी है और लायबिलिटी जब रिड्यूस होती है तो उसको अपन क्या करते हैं, डेबिट। तो कैपिटल अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टेकन बाय बिजनेस फ्रॉम बिजनेसमैन। तो बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो गई, बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसकी इनकम हो गई। और बिजनेस में जब कोई इनकम होती है तो उसको अपन क्या करते हैं, क्रेडिट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपकी क्या है, इनकम। इनकम है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट क्या हो गया, नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम। तो ये आपकी इनकम है तो क्रेडिट ऑल इनकम। तो एंट्री हो जाएगी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने की एंट्री क्या हो गई आपकी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने की एंट्री हो जाएगी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट है ड्राइंग इन गुड्स। क्या मतलब है कि अब जैसे किसी का डिपार्टमेंटल स्टोर है तो डिपार्टमेंटल स्टोर में क्या मिलता है, परचेज, जो भी आपका ग्रॉसरी होती है वो सब चीजें मिलती हैं। तो अब जिसका भी अगर किसी का डिपार्टमेंटल स्टोर है, उसका बिजनेस है डिपार्टमेंटल स्टोर का, तो उसके घर पे जो ग्रॉसरी आती होगी वो किसी रिलायंस फ्रेश या किसी नेशनल हैंडलूम से थोड़ी आती होगी। नेचुरल बात है कि वो अपने डिपार्टमेंटल स्टोर के लिए जो ग्रॉसरी खरीदता होगा वही ग्रॉसरी वो अपने घर में भी यूज करता होगा। तो यानी अगर बिजनेस से रिलेटेड जो गुड्स आपने परचेज करें उसको, उन गुड्स को अगर बिजनेस का ओनर अगर अपने पर्सनल यूज में लेता है तो वो आपकी क्या कहलाती है, ड्राइंग इन गुड्स। वो आपकी क्या कहलाती है, ड्राइंग इन गुड्स। अपन ने अभी इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, आपने नोटिस किया होगा जब भी अपन गुड्स खरीदते हैं तो कौन सा अकाउंट डेबिट होता है, जब भी अपन गुड्स खरीदते हैं तो कौन, विच अकाउंट इज डेबिटिंग ऑलवेज, यस वेरी गुड, कौन सा अकाउंट डेबिट होता है, परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होता है जब भी गुड्स खरीदते हो। तो अब क्या हुआ, ये जो बिजनेस से रिलेटेड जो गुड्स खरीदे थे, गुड्स खरीदते समय परचेज अकाउंट हमने डेबिट किया था,
अब इन बिजनेस की गुड्स की क्या हुआ, ड्राइंग्स हो गई, ओनर ने अपने पर्सनल यूज में ले लिए। तो एक तो आपका ड्राइंग अकाउंट इफेक्ट होगा। ड्राइंग क्या है, पर्सनल अकाउंट नेचर। रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो जो ओनर है वो रिसीव कर रहा है गुड्स, डेबिट द रिसीवर। और ये जो बिजनेस के गुड्स हैं वो बिजनेस का ओनर अपने पर्सनल यूज में ले रहा है, यानी आपके बिजनेस की परचेज कम हो गई। आपकी जो बिजनेस की परचेज है, बिजनेस की परचेज कम हो गई ना, बिजनेस के गुड्स बिजनेस के ओनर ने अपने पर्सनल यूज में ले लिए, तो इससे आपकी बिजनेस की परचेज क्या हुआ, कम हो गई। तो जब आपने गुड्स खरीदे थे तो परचेज अकाउंट डेबिट किया था, अब आपके बिजनेस की परचेज कम हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे परचेज अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। दैट्स वाई यहाँ पे परचेज अकाउंट क्या हुआ, क्रेडिट हो गया, क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड जो गुड्स आपने परचेज किए थे वो बिजनेस का ओनर उसे अपने पर्सनल यूज के लिए ले गया, तो इससे आपके बिजनेस की परचेज कम हो गई। तो जब गुड्स खरीदे थे तो परचेज अकाउंट डेबिट किया था, तो अगर अब आपके बिजनेस की परचेज अगर कम हो रही है तो उस केस में परचेज अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। समझ में आई बात। सिमिलरली गुड्स गिवन अवे एज अ चैरिटी, कि जो मेन आपका बिजनेस है उससे रिलेटेड जो गुड्स आपने परचेस करे थे उसको आपने एज ए चैरिटी दे दी है, चैरिटी कर दी उन गुड्स की, ठीक है ना। आपका डिपार्टमेंटल स्टोर है, अभी ये पैंडेमिक में, कोरोना में आपने कहा चलो थोड़ा सा चैरिटी कर देते हैं, तो आपने अपने कुछ ग्रोसरी वगैरह, राइस और पल्सेस और ऑयल और मसाला वगैरह कुछ उसकी कुछ पुअर पीपल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसकी चैरिटी कर दी। तो इससे क्या होगा, आप इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे, तो एक तो चैरिटी अकाउंट इफेक्ट होगा। तो ये जो आप चैरिटी कर रहे हो ये तो आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो मतलब नॉमिनल अकाउंट नेचर। रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस, तो डेबिट हो जाएगा। और क्या हुआ, अब आपने जो बिजनेस से रिलेटेड जो गुड्स खरीदे थे उसको एज ए चैरिटी आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो यानी इससे भी आपके बिजनेस की परचेज कम हो गई, इससे भी आपके बिजनेस की परचेज कम हो गई, तो उस केस में भी अपन परचेज अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो गुड्स को अगर आप एज ए चैरिटी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो एंट्री क्या पास होगी रिकॉर्ड करने की, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। समझ में आई बात। फिर है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, ठीक है ना। इसका क्या मतलब है, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, ऐसी हरकत है जनरली अपन जब किसी आइसक्रीम पार्लर में जाते हैं तो वहां पे हम ऐसा काम करते हैं, ठीक है ना। किसी हैवमोर के शोरूम पार्लर में हम चले गए तो अपन क्या करते हैं, एक कप जितनी आइसक्रीम तो टेस्ट ही कर लेते हैं, भैया ये कराना, भैया ये कराना, भैया ये कराना, और फिर एक अपन उससे 10 वैरायटी टेस्ट करके एक वैरायटी अपन सेलेक्ट करते हैं। तो वो क्या कर रहा है, अब जो उसने अपने बिजनेस में ये आइसक्रीम उसके लिए गुड्स है, तो आइसक्रीम पार्लर ने वो जो गुड्स खरीदे थे उसको उसने एज अ फ्री सैंपल आपको डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ऐसे फ्री सैंपल को डिस्ट्रीब्यूट करने की क्या एंट्री होगी, अब वो फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, आपको 10 स्पून ऑफ आइसक्रीम उसने खिला दी, उसमें से फिर आपने एक स्पून क्या एक आइसक्रीम सेलेक्ट करके आपने क्या करा, कप खरीदा आइसक्रीम का, तो इससे उसकी सेल्स इंक्रीज हुई। तो ये जो गुड्स को अपन एज अ फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इट इज अ एक्सपेंस ऑफ सेल्स प्रमोशन, इट इज अ सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस। तो एक्सपेंस है तो ये नॉमिनल अकाउंट नेचर, क्या रूल होता है नॉमिनल अकाउंट का, डेबिट ऑल एक्सपेंस, तो ये तो डेबिट हो जाएगा। और सेम वही चीज कि जब भी अपन गुड्स खरीदते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं। अब ये जो बिजनेस से रिलेटेड जो गुड्स आपने खरीदे थे उसको आपने एज अ फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो इससे आपके बिजनेस की परचेज कम हो गई, तो यानी आज से आपका परचेज अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो गुड्स को एज अ फ्री सैंपल अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो एंट्री क्या होगी, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज। इसी तरीके से लास्ट है ये लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट और लॉस बाय फायर, कि जो मेन आपका बिजनेस है उससे रिलेटेड जो गुड्स आपने परचेज किए थे वो या तो चोरी हो गए या उसमें आग लग गई, तो कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट और एक लॉस बाय फायर। तो दोनों लॉस है तो मतलब ये नॉमिनल अकाउंट, रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो ये तो हो जाएंगे डेबिट। और ये जो परचेज है, परचेज करेंगे, जब आपने गुड्स खरीदे थे तो परचेज अकाउंट डेबिट किया था, अब आपके बिजनेस की परचेज कम हो रही है तो इससे आपका परचेज अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब एक चीज का ध्यान रखना, ये जो एंट्री नंबर 7, 8, 9, 10 है ना, ये एंट्री हमेशा आपके गुड्स की जो कॉस्ट प्राइस है, कौन सी प्राइस है,
कॉस्ट प्राइस है, ये चारों एंट्री हमेशा गुड्स की कॉस्ट प्राइस से पास होंगी और किसी प्राइस से नहीं होंगी। आपको कंफ्यूज करने के लिए आपको क्वेश्चन में इसकी सेलिंग प्राइस भी गिवन होगी, दोनों प्राइस दे देता है कई बार, कॉस्ट प्राइस भी और सेलिंग प्राइस भी। लेकिन ये जो एंट्री नंबर 7, 8, 9 और 10 है, ये चारों एंट्री हमेशा किससे पास होंगी? कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स, जो भी आपके गुड्स की कॉस्ट प्राइस है उससे। तो यहां से आपको एक चीज समझ में आई क्या, कि जब अपन गुड्स परचेज करते हैं ना, तो उस केस में तो आपका परचेज अकाउंट डेबिट होता है। ये जो गुड्स आपने परचेज करे हैं, इसको जब आप अपने कस्टमर को, जब इसको आप अपने कस्टमर को सेल करते हो, तो उस केस में सेल्स अकाउंट क्या होता है? सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है। और कस्टमर को बेचने के सिवा और अगर किसी भी तरीके से अगर आपके गुड्स, बिजनेस के गुड्स अगर रिड्यूस हो रहे हैं, कम हो रहे हैं बिजनेस में से, तो उस केस में आपका परचेज अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। समझ में आया क्या बोला मैंने? जब मैं गुड्स खरीदता हूं तो विच अकाउंट इज डेबिट? परचेज अकाउंट डेबिट। तो ये जो गुड्स मैंने परचेज करे, इसको अगर मैं अपने कस्टमर को सेल करूंगा, तो उस केस में तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। और इसके सिवा, मतलब कस्टमर को सेल करने के सिवा, कस्टमर को सेल करूंगा तो भी मेरे बिजनेस की परचेज कम होगी, तो उस केस में तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। और कस्टमर को सेल करने के सिवा और किसी भी तरीके से अगर आपके बिजनेस में आपके गुड्स, आपने जो गुड्स परचेज करे थे, उसकी वैल्यू अगर कम होती है, तो उस केस में आप कौन सा अकाउंट क्रेडिट करेंगे? परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। बताइए, बात समझ में आई क्या? सर यस सर ये जो परचेज अकाउंट है सर, ये नॉमिनल अकाउंट नेचर का है ना? तो सर ये क्रेडिट जब भी होगा ना, तब अपन अपनी इनकम होएगी, तो सर इनकम तो इस पे अपन ने कंसेप्ट ये लगाया है, इस पे अपन ने कि अपन ने इसमें परचेज करी थी, बिजनेस की परचेज कम हो रही है, ठीक है ना? अपन वो जो रूल्स है ना, वो तो क्या होता है, जब फर्स्ट टाइम अपन ने रिकॉर्ड करे वो, ये जो है ना, ये अपन एडजस्टमेंट एंट्री पास कर रहे हैं। ये जो करी ना, ये अपन ने एडजस्टमेंट एंट्रीज करी हैं। जब आपने गुड्स खरीदे थे उस समय वो नॉमिनल अकाउंट का रूल लग गया। अब यहाँ पे आपने परचेज अकाउंट क्यों क्रेडिट कर रहे हैं? यहाँ पे आप एडजस्टमेंट कर रहे हो कि वो बिजनेस में गुड्स खरीदे थे, तो उस समय परचेज अकाउंट डेबिट हुआ था। अब आपने उस गुड्स को या तो ड्राइंग कर दिया, चैरिटी में दे दिया, फ्री सैंपल बांट दिया, नुकसान हो गया, तो उसको एडजस्ट करने के लिए परचेज अकाउंट आपने यहाँ क्रेडिट किया है। यहाँ पे आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर रहे हो, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर रहे हो, इसलिए परचेज अकाउंट यहाँ क्रेडिट हुआ है। ओके सर।